सभी का वार्म वेलकम है वाई डी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आपके सामने खुला हुआ है द इकोनॉमिस्ट अप्रैल मंथ का। आज अपनी इस वीकली स्पेशल एक्सरसाइज में द इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल का नाम है द ब्लेम गेम। आपको पता है, जब आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हो, अलग अलग मैगजीन्स को, न्यूज़पेपर्स को, यू एंड अप मेकिंग योर रीडिंग स्किल्स डाइवर्सिफाइड एंड मेच्योर। आपकी मेच्योर हो जाती है रीडिंग स्किल्स, है ना। इसीलिए अपने इस एक्सरसाइज को हर वीक करते हैं। आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी पे, कैसी कैसी बेवकूफ़ियाँ चाइना में होती हैं जीरो कोविड के नाम पे। आज का क्विज़ भी मैं आपको दिखा दूं। अब अगले आधे घंटे में इस आर्टिकल में जो भी आप सीखोगे, इस क्विज़ पे आपको करना है अप्लाई। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ठीक है। क्लास के लास्ट में सोल्यूशन करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको अभी भी दे सकते हो। चलिए शुरू करें क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है द ब्लेम गेम। देखिए, गेम का मतलब होता है खेल, ब्लेम का मतलब होता है आरोप। कह रहा है एक आरोप लगाने का गेम चल रहा है चाइना के अंदर। जब जब कोविड होता है, सरकार जो है वहाँ के ऑफिसर्स पे और ऑफिसर्स वहाँ की जनता पे या विदेश से आने वाली चीज़ों पे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे ब्लेम डाल देती हैं कोविड का। कोई भी कोविड का ब्लेम अपने सर पे लेने को तैयार नहीं है चाइना के अंदर। आगे बात समझ में? तो ब्लेम का गेम चल रहा है, खेल सा चल रहा है, ब्लेम को पास ऑन किया जा रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा आपसे, क्या इंग्लिश में कोई ऐसी इडियम बता सकते हो जो ब्लेम दूसरों पे लगाने के लिए यूज होती हो? कोई गलत काम हो गया, 5 लोग हो टीम में, लेकिन पांचों लोग एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, अपने पास उस चीज का ब्लेम नहीं ले रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे वर्ड? चलिए, इडियम हमारे पास टू पास द बक। टू पास द बक, इस इडियम का मतलब ये होता है गलत काम का ब्लेम दूसरों पे डाल देना। गलती सभी की है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है, सब एक दूसरे पे डाल रहे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू पास द बक। याद रखें इस इडियम को। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। एजुकेटर को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और चैनल को भी बहुत बूस्ट मिलता है ना। जरूर से शेयर दिया करो जो है क्लासेस को। कह रहे चाइनाज हिस्टोरिकल जीरो कोविड पॉलिसी पनिशेस लोकल ऑफिशियल्स when an outbreak occurs on their watch। कह रहे चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है और जो हिस्टोरिकल है। देखिए, जीरो कोविड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें सरकार एक भी कोविड का केस अपने देश में ना चाहती हो। अगर किसी को कोविड हुआ तो उसको उसके घर में बंद कर देंगे, खुले नहीं घूमने देंगे। किसी भी तरीके से दिन और रात एक करके कोविड को जीरो करना है, इसको बोलते हैं जीरो कोविड पॉलिसी। किसी के ऊपर कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। कोविड हो गया तो आप हमारे दुश्मन, ठीक है। तो कह रहे हैं चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है और जो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल का मतलब है जिसमें हिस्टीरिया हो। हिस्टीरिया एक मेंटल कंडीशन होती है जिसमें आपके पास अनकंट्रोलेबल इमोशंस या फियर्स हो जाते हैं। ये मैं आपको भी समझा दूंगा अभी आगे जाके, है ना। तो कह रहे हैं चाइना की ये पागलपन वाली हिस्टोरिकल जीरो कोविड पॉलिसी जो है पनिश करती है लोकल ऑफिशियल्स को, स्थानिक अधिकारियों को, जब जब एक आउटब्रेक, जब जब इन्फेक्शन का फैलाव अकर होता है उनकी वॉच पे। आगे बात समझ में? तो किसी भी अधिकारी की निगरानी में अगर कहीं पे कोविड फैल गया, कोई वेव आ गई, तो उस एरिया के कलेक्टर साहब की, एसडीएम साहब की खैर नहीं। अपनी भाषा में कलेक्टर साहब, चाइना में कुछ और बोलते होंगे, मतलब उनकी खैर नहीं, उनको पनिश किया जाता है। ये आपके एरिया में कोविड आया तो आया कैसे। जीरो कोविड पॉलिसी की वर्ब है पनिशेस, आउटब्रेक की वर्ब है अकर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट हैं दोनों, इसलिए सिंगुलर दोनों की वर्ब्स है। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज़ का फैल जाना अचानक से और तेज़ी से, और ख़ास करके ऐसी चीज़ जो नेगेटिव हो। वायलेंस हो, वॉर हो, डिसीज़ हो, इन्फेक्शन हो, प्रोटेस्ट हो, फायर हो। अक्सर इन्हीं वर्ड्स के साथ में ही आप आउटब्रेक नाम के वर्ड को देखेंगे। आउटब्रेक ऑफ वायलेंस, आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शन, आउटब्रेक ऑफ डिसीज़, आउटब्रेक ऑफ फायर, है ना। आउटब्रेक ऑफ वॉर एंड आउटब्रेक ऑफ प्रोटेस्ट। याद रखें इस वर्ड को, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरिकल वर्ड मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी मेंटल कंडीशन, एक ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें आप या तो बहुत इमोशनल होते हो या बहुत डर जाते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आपका अचानक से मतलब फ़ोन आया किसी का कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है ना। आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, आप हंसने लगोगे, पागल हो जाओगे, घर वालों के गले लगोगे कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, मैं आईएएस बन गया, मैं मतलब कोई क्लरिकल या बाबू या ऑडिटर या डब्ल्यू कहीं पे बन गया, है ना। तो ये कंडीशन भी हिस्टेरिया है, जब आपको समझ ही नहीं आ रहा, इतने खुश हो गए आप। और मान लीजिए किसी की डेथ की खबर आपको मिले और आप पागलों की तरह रोने लगो, अपने आप को कंट्रोल ना कर पाओ, वो कंडीशन भी हिस्टीरिया है। अगर आपने गोली चलने की आवाज़ सुन ली रोड पे और आप भागने लगे अपनी जान के लिए, तो ये भी हिस्टीरिया है ना। तो ऐसा हिस्टीरिया चाइना की सरकार में फैला हुआ है कोविड को लेकर के। बहुत इमोशनल और फियरफुल वहाँ की सरकार रहती है।
ठीक है, इस वर्ड को ऐसे दिमाग में बिठा लेना। हिस्टेरिकल जो है, हिस्टीरिया इस कंडीशन को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैब मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि इस आर्टिकल को बिना रुके अपने स्मूथली पढ़ते जाएं। उसी के साथ ऐड करना चाहूँगा, आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पायरेंट्स को मॉक टेस्ट के लिए मैं रिफ़र करूँगा टेस्टबुक.com। इसकी खूबी ये है कि इसमें 470 एग्जाम्स के 34,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल हैं। अब 34-35 हज़ार मॉक टेस्ट हैं तो इसमें इजी भी होंगे, डिफ़िकल्ट भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे। हर तरह के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने का आपको मौका मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सभी एग्जाम से एक सिंगल पैकेज में अवेलेबल है। 1 साल की वैलिडिटी 399 से, 3 साल की वैलिडिटी में 599 से। लेकिन 1 ईयर पास और 3 ईयर पास पे अगर आप कोड लगाते हैं YT10 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है 1 ईयर पास 360 में और 3 ईयर पास 540 के अंदर। ज़रूर से डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं, कोड लगाएं YT10। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, अपनी वोकैब शीट है, रोज़ अपडेट होती है। टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन करोगे इस ग्रुप को तो यहाँ पे आपको रोज़ शाम में अपडेटेड शीट मिल जाएगी। शीट का काम ये है कि आप इसको रिवाइज कर सको हर वीक, है ना, रिवीजन आपको देना पड़ेगा। आज अपने पास 4 वर्ड्स हैं। एक वर्ड है पुराना, रैम्पेंट, और 3 वर्ड्स नए अपडेट करके मैंने इसमें ऐड कर दिए। पुराना वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल, ऐसी चीज़ जिस पे कोई लगाम ही ना हो, है ना, अनचेक्ड हो, एक्सेसिव हो और अनब्रिडल्ड हो। द एलिगेशंस ऑफ रैम्पेंट करप्शन मेड द मिनिस्टर रिजाइन। जो आरोप थे अनकंट्रोलेबल करप्शन के, आउट ऑफ कंट्रोल करप्शन के, उन्होंने मिनिस्टर को रिजाइन करवा दिया। देखो यहाँ पे मेक कॉजेटिव वर्ब यूज़ हुई है, इसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म को यूज़ किया गया है। बेसिक्स में कर चुके हो ना आप, कॉजेटिव वर्ब मेक, हैव और गेट। तो वैसे ही करप्शन ने, एलिगेशन ने मिनिस्टर को रिजाइन करने पे मजबूर कर दिया। मेड द मिनिस्टर जो है रिजाइन। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। अनब्रिडल्ड इसका बहुत अच्छा सिनोनिम है, अनब्रिडल्ड। ब्रिडल मतलब लगाम, घोड़े की लगाम को बोलते हैं ब्रिडल्ड। अगर ब्रिडल्ड, घोड़ा ब्रिडल्ड है तो घोड़े पे लगाम लगी हुई है, और अनब्रिडल्ड है तो घोड़ा बेलगाम है ना। वहीं से इस वर्ड को आप पकड़ लेना। अगला वर्ड है अनफाउंडेड, एक एडजेक्टिव है। अनफाउंडेड वो वर्ड होता है, वो चीज़ होती है जिसका कोई फाउंडेशन या आधार ना हो, जो बेसलेस हो, जो झूठी हो, फॉल्स हो, अनजस्टिफाइड हो, अनवेरिएबल हो, जिसको सब्सटेंशिएट या जिसको कोरॉबोरेट ना किया जा सके, जिसका कोई प्रूफ ना दिया जा सके, है ना। अकॉर्डिंग टू द रशियन गवर्नमेंट ऑल एक्यूजेशन ऑन इट्स मिलिट्री आर अनफाउंडेड। रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से सारे आरोप इसकी मिलिट्री पे बेसलेस हैं, अनफाउंडेड है, फॉल्स है, ठीक है ना। जिसका कोई फाउंडेशन नहीं, आधार नहीं, बेसिस नहीं, झूठी चीज़ को बोलते हैं अनफाउंडेड। एक और वर्ड है हमारे पास, हॉग वॉश। हॉग मतलब सुअर, वॉश मतलब पानी, मतलब वॉश मतलब पानी वाला, वो वाला पानी जो आपकी वॉश में यूज़ हुआ होता है। आपने एक सुअर को नहलाया, अब उसका पानी जो बच गया वो बन गया हॉग वॉश। अब इसका मतलब क्या है? हॉग वॉश का मतलब होता है एब्सर्डिटी, रबिश, सेंसलेसनेस, रिडिकुलसनेस। जैसे सुअर के नहाने के बाद जो पानी बचा है उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। हॉग वॉश भी वही चीज़ है, एब्सर्डिटी, फुल स्टॉक, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, बेवकूफ़ी भरी बातें। द रिपोर्ट एब्सॉल्विंग द गवर्नमेंट ऑफ ऑल एक्यूजेशन वॉज टर्म्ड हॉग वॉश। वो वाली रिपोर्ट जिसने एब्जॉल्व कर दिया, जिसने बाइज्जत बरी कर दिया सरकार को सभी एक्यूजेशन से, सभी आरोपों से, इस रिपोर्ट को टर्म किया गया था, नाम दिया गया था फुलिश, हॉग वॉश, है ना, एब्सर्डिटी। मतलब इसको, इस रिपोर्ट को एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये एब्सर्ड रिपोर्ट है, बहुत ही रिडिकुलस रिपोर्ट है ना, हॉग वॉश इसको नाम दिया गया। कोई भी आदमी आपसे कोई बेहुदी बात करे या कोई ऐसी बात करे जिसमें सेंस ना हो, यू कैन से इट इज़ हॉग वॉश, इट इज़ हॉग वॉश, है ना। लास्ट वर्ड है हमारे पास स्केप गोट। गोट मतलब बकरा, स्केप मतलब जो स्केप ना हो पाया, ऐसे याद करना है इस वर्ड को। जो स्केप ना हो पाया वो वाला बकरा है स्केप गोट। अब ये कौन सा बकरा है भाई? बलि का बकरा, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। बलि के बकरे को बोलते हैं स्केप गोट। अ पर्सन हु टेक्स ब्लेम्स ऑफ द अदर्स, एक ऐसा इंसान जिस पे दूसरों का ब्लेम सर पे डाला जाता है। द सेल्स टीम ऑफ द कंपनी हैज़ बीन मेड अ स्केप गॉड फॉर द लॉसेस कॉज्ड बाय द लॉकडाउन्स। जो कंपनी की सेल्स टीम है उसको बनाया गया है बलि का बकरा, उन नुकसानों के लिए, लॉस के लिए जो लॉकडाउन की वजह से हुआ था। तो लॉकडाउन में कुछ काम नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, जब बाद में रिजल्ट्स आए कंपनी के क्वार्टरली, ईयरली, तो कंपनी की सेल्स टीम पे सारा जो है ब्लेम डाल दिया गया, उसको बलि का बकरा बना दिया गया। रीजन तो इसके और है ना, लॉकडाउन्स लगे हैं तो बिजनेस नहीं है, है ना। तो ये इसको बोलते हैं स्केप गॉट। इसके सिनोनिम्स भी है, मैंने लिखे नहीं है, अभी लिख देता हूँ मैं। विप बॉय और पंचिंग बैग, ठीक है, पंचिंग बैग, ये 2 कॉमन सिनोनिम्स हैं स्केप गॉट के, बलि के बकरे के। तो 4 ही वर्ड्स हैं अपने पास। आ जाओ आर्टिकल पे,
एक समरी आपको दे रहे हैं किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल, आपको पता लगे। देखो, चाइना में चलती है जीरो कोविड पॉलिसी। जैसे ही कोविड का एक भी केस आता है तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, क्योंकि इनकी पॉलिसी इस तरह की है कि अगर आपको कोविड हो गया ना तो आप में कुछ कमी है, सरकार में कुछ कमी नहीं है, है ना। अब आपको देखना है कि वो कोविड कैसे आगे ना फैले, और अगर आप फैलाते हो तो आप देश और जनता के दुश्मन हो। तो ऐसी पॉलिसी इन्होंने एक बना रखी है। अब इस पॉलिसी में क्या होता है, ये ब्लेम गेम खेलते हैं, वहाँ के अधिकारियों को जो है पनिश करते हैं, है ना, उनको सजाएं मिलती हैं। साथ ही साथ चाइना क्या करने लगा है, कभी कभी इंपोर्टेड कपड़ा होता है, इंपोर्टेड आइटम्स होती हैं, इंपोर्टेड फूड आइटम्स होती हैं, उनका भी कोविड टेस्ट करने लगता है, और फिर बोलता है कि नॉर्वे से ये जो मछली आई है ना, इसकी वजह से कोविड फैला है। कभी बोलता है कि बनाना, जो ये केला आया है चाइना कहीं और से, साउथ कोरिया से या अब्रोड किसी भी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया से केला आया है, पोक नकल्स आए हैं या पैकेजिंग आइटम आई है, इससे कोविड फैला है। तो ये इतने हिस्टेरिकल हो गए हैं इस जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के कि चाइनीज़, अगर आप मीडिया की बातें सुने तो आपको लगेगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, समझ गए ना, कॉमेडी चल रही है इनके वहाँ। तो ऐसी कॉमेडी को इस आर्टिकल में बताया गया है। अब इस आर्टिकल को आज की टोन बोलेंगे रिडिक्यूल। ये रिडिक्यूल कर रही है पूरे आर्टिकल में, चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी को बकवास या वाहियात बता रही है, उसका मजाक बना रही है। तो मजाक बनाने वाली टोन जिसमें क्रिटिसाइज भी किया जाए उसको बोलते हैं रिडिक्यूल करना है। तो रिडिक्यूल आज की टोन है ना। चलो, रिडिक्यूलिंग है ना, रिडिक्यूलिंग। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं, जल्दी से आ जाओ। अगर अपनी ऐप को अभी भी डाउनलोड करना बाकी है तो ज़रूर से कर लेना। इंग्लिश का सेक्शन इस ऐप से आपका कवर हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम का। राइटिंग का कोर्स भी है, बैंकिंग का कोर्स भी है, एसएससी का कोर्स भी है। 450-775 रुपये में एक साल के कोर्स आपको मिल जाते हैं, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें। फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है एप्लीकेशन का। चलिए, कह रहा इट स्टार्टेड विद नॉर्वेजियन सैल्मन। कह रहे ये सारा काम, ये सारी घटना जो है शुरू हुई नॉर्वे से आने वाली सैल्मन मछली के लिए। सैल्मन एक मछली का नाम है, खाई जाती है दुनिया भर में। नॉर्वेजियन मतलब जो नॉर्वे नाम की कंट्री से आई हो। जैसे अमेरिका से आया हो तो अमेरिकन, इंडिया से आया हो तो इंडियन, नॉर्वे से आया हो तो नॉर्वेजियन, समझ गए ना। चलो, इट की वो स्टार्टेड। कह रहे चाइनीज ऑफिशियल्स ब्लेम्ड द फ्रोजन फिश फॉर अ सर्ज ऑफ कोविड-19 केसेस इन बीजिंग इन 2020। कह रहे चाइना के ऑफिशियल्स ने ब्लेम किया, सारा सर पे आरोप डाला, और किसके, इस जमी हुई मछली के, फ्रोजन फिश के। सैल्मन नाम की मछली को जमा करके, ताकि वो बिगड़े नहीं, है ना, ख़राब ना हो, उसको जमा करके फ्रोजन फॉर्म में लाया जाता है चाइना में। तो कह रहे सारा ऑफिशियल्स ने ब्लेम डाल दिया इस जमी हुई मछली पे, और किस काम के लिए, इस सर्ज के लिए, इस उछाल के लिए जो कोविड-19 के केसेस में आया था बीजिंग नाम के शहर में 2020 के अंदर। ऑफिशियल्स की वो है ब्लेम्ड। अच्छा, सर्ज का मतलब होता है उछाल। ये वर्ड है ना, बीजिंग बोला जाता है इसको अपने बीजिंग बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजिंग। हिंदी में बोलते हैं रूस, लेकिन इंग्लिश में होता है बीजिंग या रशिया, है ना। तो करेक्ट नाम से अपने को करेक्ट सिटीज़ को बोलना चाहिए। हिंदी में हम नामों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। रूस किसी कंट्री का नाम नहीं है, हम बोलते हैं रूस, नाम है उसका रशिया। वैसे चीन किसी कंट्री का नाम नहीं है, हम बोलते हैं चीन, नाम है उसका चाइना, है ना। चलो, ये आपकी स्पीकिंग में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे यहाँ पूछूंगा, सरकारी ऑफिशियल्स के लिए कौन सा वन वर्ड होता है। बहुत बार कर चुके हैं। सरकारी ऑफिशियल्स के लिए कौन सा वन वर्ड हम यूज़ करते हैं, अभी आगे बताऊंगा। जिनको याद है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। बहुत अच्छा वन वर्ड है। कह रहा लेटर दे क्लेम्ड टू हैव फाउंड द वायरस ऑन क्रैब्स फ्रॉम चिली एंड श्रिम्प फ्रॉम इक्वाडोर। कह रहे इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने क्लेम किया, इन ऑफिशियल्स ने दावा किया कि उन्होंने पाया है, दे हैव फाउंड, और क्या पाया है, वायरस को क्रैब्स पे। अब ये क्रैब समझ गए ना, घेंगा वेंगा होता है, कोई जानवर होता है खाने वाला। तो कह रहा है घेंगे पे पाया है, जो घेंगा आया था चिली से, और जो श्रिम्प आया था इक्वाडोर से। ठीक है, तो ये देख लेना इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रिम्प और क्रैब्स, मतलब ये कुछ खाने वाली चीज़ें होती हैं, नॉन वेजिटेरियन जो है फूड आइटम्स है। दे की वो है क्लेम्ड। अच्छा, यहाँ लगा हुआ है पैसिव इन्फिनेटिव। फटाफट पैसिव इन्फिनेटिव को देख लेते हैं। क्लेम्ड टू हैव फाउंड, ऐसी स्ट्रक्चर क्यों बनी हुई है, यहाँ पे क्लेम्ड टू फाइंड क्यों नहीं लिखा, है ना। चलो, दो इन्फिनेटिव अपने पास बेसिकली, वैसे तो 3-4 हैं, दो अपने पास बेसिक होते हैं, सिंपल और परफेक्ट। दोनों में फ़र्क क्या है, स्ट्रक्चर होती है बेसिक वाले की, सिंपल वाले की 2 प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, और परफेक्ट की होती है 2 प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ़र्क ये है कि अगर इन्फिनेटिव का एक्शन पेंडिंग हो तब आपको यूज़ करना है सिंपल इन्फिनेटिव को, 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को, और अगर एक्शन पेंडिंग ना हो तब आपको यूज़ करना है 2 प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म को, परफेक्ट इन्फिनेटिव को, एक्शन अगर पूरा हो चुका हो, परफेक्शन में हो। तो यहाँ पे यही हुआ ना, जब इन्होंने क्लेम किया
तो ये तब तक पा चुके थे वायरस को। भाई ये क्लेम कब करेंगे? पहले ही इक्वाडोर के श्रिम्प पे और चिली के क्रैब पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका सैंपल लेंगे, लैब में भेजेंगे, फिर वायरस मिलेगा। वायरस मिलने के बाद ये क्लेम करेंगे ना, तो क्लेम ये पहले नहीं, क्लेम बाद में कर रहे हैं, वायरस पहले मिल चुका है। तो ये फाउंड वाला काम जो है परफेक्शन में हो चुका है, इसलिए टू प्लस में हैव प्लस में V3, फाइंड की V3 फाउंड हमने यूज़ किया है। अब कुछ सेंटेंसेस के जरिए इस कॉन्सेप्ट को और दिमाग में पक्का करेंगे। जैसे दे वर रनिंग टू कैच द ट्रेन, वो भाग रहे थे गाड़ी को पकड़ने के लिए। देखो पहले भागे थे या पहले गाड़ी को पकड़ेंगे? ऑफ कोर्स पहले भागेंगे फिर गाड़ी को पकड़ेंगे। तो ये कैच द ट्रेन जो एक्शन है अभी भी पेंडिंग है, यहाँ पे टू कैच बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम, इट्स ए करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इट इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि कैच करना अभी बाकी है, तो टू कैच द ट्रेन बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन अगला देखो, वॉर इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून एज बोथ द पार्टीज अपीयर टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड। वॉर जो है एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टीज अपीयर होती हैं, दिखाई देती हैं कि वो एक मिडल ग्राउंड, एक कॉमन ग्राउंड को पा चुकी हैं। मिडल ग्राउंड का मतलब होता है थोड़ा तुम्हारा मान लिया, थोड़ा हमारा मान लिया, बीच में मिडल में आ गए और किसी मामले पे एग्रीमेंट हो गया। अब मुझे बताओ, पहले मिडल ग्राउंड को वो पाएंगी या पहले वो मिडल ग्राउंड को पाई हुई दिखेंगी? भाई पहले मिडल ग्राउंड आएगा, थोड़ा एग्रीमेंट होगा, फिर पार्टीज दिखेंगी कि वो अग्री हो रही हैं, पहले फाइंड होने का काम होगा। तो यहाँ पे टू फाइंड लिख के इसको पेंडिंग एक्शन मत बनाओ, ये एक्शन हो चुका है, मिडल ग्राउंड आ चुका है, इसीलिए वॉर एक्सपेक्टेड है कि खत्म होगी। तो यहाँ पे लिखो टू, प्लस में लिखो हैव, और फाइंड की थर्ड फॉर्म लगा दो फाउंड। समझ गए? ये होता है तरीका। फिर वैसे द कंपनी इज सेट टू फाइल फॉर बैंकरप्सी लास्ट वीक। कंपनी बताई जाती है, इस सेट का मतलब है बताई जाती है। कंपनी ऐसा बताई जाती है कि वो फाइल कर चुकी है, दाखिल कर चुकी है बैंकरप्सी को, दिवालियेपने को, पिछले हफ्ते। अब मुझे बताओ, पहले कंपनी दिवालियेपने के लिए फाइलिंग करेगी, अर्जी दाखिल करेगी, या फिर कंपनी बताई जाएगी कि उसने अर्जी दाखिल कर दी है? अरे ऑफ कोर्स पहले अर्जी दाखिल होगी, उसके बाद लास्ट वीक में जब अर्जी दाखिल हुई, इस वीक बताया गया कि कंपनी ने फाइल कर दिया है ना, इस साइड ऐसी बताई जाती है। तो ये काम जो है ना, ये बाद में हुआ, ये काम पहले हुआ। तो पहले वाले काम को टू प्लस में हैव प्लस में फाइल की थर्ड फॉर्म फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। बिल्कुल कॉमन लॉजिक से बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है ना। व्हेन आई मेट हर लास्ट शी डिडंट सीम टू एज एट ऑल। जब मैं उससे लास्ट बार मिला तो वो दिखाई नहीं देती थी कि वो थोड़ी सी भी एज की हो, वो थोड़ी सी बड़ी हुई हो। जैसा मैंने उसको छोड़ा था वैसी मुझे वो फिर से मिली, तो दिखाई नहीं देती थी कि उसने एज नहीं किया है, वो एज नहीं कर चुकी है। सीम टू हैव एज्ड एट ऑल, है ना, बिल्कुल भी एज नहीं किया, और ऐसा वो हमें बाद में दिखाई दी, पहले एज नहीं हुई फिर हमें दिखाई दी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट आज के क्विज में यूज करेंगे। कह रहा है अ स्मॉर्गसबोर्ड ऑफ अदर डेलिकेसीज फ्रॉम पोर्क नकल्स टू बनानास हैव आल्सो बीन लेबल्ड एज होस्ट बाय चाइना। कह रहा है एक स्मॉर्गसबोर्ड जो है ना, स्मॉर्गसबोर्ड का मतलब होता है बुफे डिनर, एक ऐसा मिक्सचर या कलेक्शन जनरली डिनर के लिए यूज़ किया जाता है। बुफे डिनर या बुफे मील हो, कोई भी बुफे हो, है ना। कह रहा है एक बुफे मील को, एक मिक्सचर को, एक कलेक्शन को, जो दूसरी कई खाने पीने की अच्छी अच्छी चीज़ों का था, डेलिकेसीज का था, और कहाँ से कहाँ तक, पोर्क नकल्स नाम की चीज़ से लेकर के केलों तक, बनानास तक। कह रहे ये जो है ना स्मॉर्गसबोर्ड, ये जो बुफे डिनर है, कह रहे इसको भी लेबल किया गया होस्ट की तरह, वायरस के सोर्स की तरह, चाइना के द्वारा। तो कभी चाइना बोलता है कि पोर्क नकल्स में वायरस आया है, कभी बोलते हैं बनानाज में वायरस था, ये बनानाज जो हमने ऑस्ट्रेलिया से मंगाए हैं वहाँ से कोविड हमारे यहाँ फैला है। आगे बात समझ में, स्मॉर्गसबोर्ड की वर्ब है हैव ऑल्सो बीन लेबल्ड। एक्चुअल में स्मॉर्गसबोर्ड की वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, है ना। स्मॉर्गसबोर्ड हैज़ ऑल्सो बीन लेबल्ड ऐसा होना चाहिए। अमेरिकन राइटर्स हैं, अपने हिसाब से ग्रामर को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर लेते हैं ना, अपने यहाँ पे नहीं चलेगा, इंडिया में अपने स्ट्रिक्ट ग्रामर को फॉलो करते हैं। स्मॉर्गसबोर्ड मैंने आपको बता दिया, मिक्सचर ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना, एक ग्रुप को बोल सकते हैं। पोर्क नकल्स मुझे पता नहीं क्या होता है, कोई खाने की चीज़ होगी। डेलिकेसी नाम के वर्ड के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है डेलिकेसी का, खाने पीने की चीज़, नाउन फॉर्म में, कोई बहुत ही रिफाइंड लग्जरी फूड आइटम होती है उसको बोलते हैं डेलिकेसी, है ना। और दूसरा, डेलिकेसी वर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब है सॉफ्टनेस या माइल्डनेस या टेंडरनेस, तब ये वर्ड बनता है डेलिकेट नाम के जो है एडजेक्टिव से, ठीक है। एक्चुअल में ये भी नाउन फॉर्म ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव डेलिकेट से बनी हुई है। डेलिकेट का मतलब होता है नरम, सॉफ्ट। मैं दोनों वर्ड्स यूज़ करके दिखा देता हूँ, यही मीनिंग दोनों वर्ड्स के साथ में। कह रहा है बोथ कंट्रीज
हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद सेंसिटिविटी एंड डेलिकेसी। बोथ कंट्रीज हैंडल कर रही हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही संवेदनशीलता और नरमाई के साथ, सॉफ्टनेस के साथ। कोई भी हार्ड लाइनिंग अप्रोच नहीं ले रही हैं, दोनों कंट्री प्यार प्यार से बोल रही हैं और बड़े प्यार से इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है ना, डेलिकेसी यहाँ बता रहा है सॉफ्टनेस को, माइल्डनेस को। लेकिन दूसरा देखो, द एग्स ऑफ एन ईगल आर कंसीडर्ड अ ग्रेट डेलिकेसी इन स्पेन। जो ईगल के जो बाज के अंडे हैं वो माने जाते हैं एक बहुत ही रिफाइंड लग्जरी फूड आइटम, डेलिकेसी स्पेन नाम के इस देश में। खाने पीने की चीज़ भी डेलिकेसी है, आपकी सॉफ्टनेस भी डेलिकेसी है। सेंटेंस का मीनिंग बताएगा कौन सा मीनिंग यूज़ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की वोकैब रिच है ना। कह रहे सो हैव साउथ कोरियन क्लोथिंग एंड पैकेजेस अराइविंग फ्रॉम अब्रॉड। कह रहा ऐसा ही हुआ है साउथ कोरियन क्लोथिंग के साथ में और पैकेजेस के साथ में भी, जो अराइव हुए हैं अब्रॉड से, दूसरे देशों से, है ना, उनको भी लेबल किया गया है। इसी तरीके से उनको भी कहा गया कि उनमें से वायरस निकला था। क्लोथिंग एंड पैकेजेस की वर्ब है हैव। चलो यहाँ पे हैव जो है ना, ये सो लगने की वजह से हैव लेवल्ड, ऐसा ही कहना चाह रहा है। सो हैव का मतलब है दे हैव ऑल्सो बीन लेवल्ड एज होस्ट फ्रॉम, जो है होस्ट बाय चाइना। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है मोस्ट एक्सपर्ट्स इवन सम चाइनीज वंस थिंक दिस इज हॉग वॉश। कह रहा है ज़्यादातर एक्सपर्ट्स जो हैं, यहाँ तक कि कई जो है चाइनीज़ भी, वो ऐसा मानते हैं, उनका ऐसा कहना है। और क्या कहना है कि ये जो पूरी चीज़ है जो शी जिनपिंग कर रहे हैं, दिस इज़, ये चीज़ जो है हॉग वॉश है, अपने आप में एक बेवकूफ़ी भरी बात है। हॉग वॉश देख चुके हो ना, एब्सर्डिटी, फुलिशनेस, रबिश, है ना, रिडिकुलसनेस। तो उनका यही मानना है कि ये सारा काम जो है बड़ा ही फुलिश सा काम है जो चाइना में हो रहा है। एक्सपर्ट्स की वर्ब है थिंक, थिंक। दिस की वर्ब है हिज। हॉग वॉश आप जान चुके हैं। मोस्ट के आगे द क्यों नहीं लगा, अभी अपने आप से पूछो, थोड़ा फ्लो बनाते हैं फिर इस कॉन्सेप्ट पे आगे आऊँगा। मोस्ट के आगे द क्यों नहीं लगाया, द मोस्ट एक्सपर्ट्स ऐसा क्यों नहीं लिखा, है ना। चलो आएगा ये कॉन्सेप्ट, अभी करवाऊंगा मैं। कह रहे द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेज देयर इज नो एविडेंस दैट पीपल कैन कैच कोविड फ्रॉम फूड और फूड पैकेजिंग। कह रहे जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ऐसा कहना है। क्या कहना है भाई, इसका ये कहना है कि कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है कि लोग जो है कोविड को कैच कर सकते हैं, वायरस को ले सकते हैं, या तो खाने से या खाने की पैकेजिंग से। WHO की वर्ब है सेज, ठीक है ना। एविडेंस की वर्ब है इज, पीपल की वर्ब है कहने कॉच। एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसको कभी भी प्लूरल में यूज़ नहीं होगा। एविडेंस, ब्रेड, पेपर, एडवाइस, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, आर्टिलरी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, किया था ना ये कॉन्सेप्ट कई बार। अच्छा, देयर से क्लोज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। एविडेंस के लिए इज आया, ना कि देयर के लिए इसको यूज़ किया है। देयर ऐसे ही काम करता है, वर्ब को पहले रखेगा अपने बाद और उसके बाद वर्ब के सब्जेक्ट को रखेगा। कह रहा द वायरस रेयरली स्प्रेड्स थ्रू सरफेसेस। ये वायरस जो है ना के बराबर ही स्प्रेड थ्रू करता है सरफेसेस के जरिए, किसी भी चीज़ के, समझ गए ना, धरातल के जरिए। वायरस की वर्ब है स्प्रेड थ्रू। स्प्रेड थ्रू का मतलब होता है आगे से आगे फैलना, स्प्रेड करना। कह रहे मोस्ट ट्रांसमिशंस अकर when an infected person breathes out tiny droplets that are inhaled by someone close by। कह रहे ज़्यादातर जो ट्रांसमिशंस होते हैं, मोस्ट ट्रांसमिशंस जो होते हैं वायरस के, जो इन्फेक्शन होते हैं, वो तब अकर होते हैं जब एक इन्फेक्टेड पर्सन ब्रीथ आउट करता है या एक्सहेल करता है। और किसको, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स को, छोटी छोटी बूंदों को। और ये वो बूंदें हैं जो इनहेल की जाती हैं, जो सांस में अंदर खींची जाती हैं किसी इंसान के द्वारा जो क्लोज बाय हो या नियर बाय हो। तो ये कहना है WHO का कि ये वायरस तभी फैलेगा जब किसी आदमी के पास आप खड़े होंगे, उससे कोविड की ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, वो छींकेगा, खांसेगा, और वो ड्रॉपलेट्स आप इनहेल करेंगे, अपने अंदर सांस के साथ में लेंगे। ट्रांसमिशंस की वर्ब है अकर, इन्फेक्टेड पर्सन की वर्ब है ब्रीद आउट, ठीक है ना। दैट की वर्ब है आर इनहेल्ड पैसिव वॉइस में। दैट आया है ड्रॉपलेट्स के लिए, ड्रॉपलेट्स प्लूरल है इसीलिए दैट की वर्ब भी प्लूरल है, दैट आर इनहेल्ड, है ना। क्लोज बाय या नियर बाय एक ही बात है, आजू बाजू में बोलते हैं क्लोज बाय। चलो अब दो वर्ड्स हैं अपने पास, इनहेल और एक्सहेल। देखिए इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना, यानी कि ब्रीद आउट करना, ठीक है। तो इनहेल और एक्सहेल यानी ब्रीद आउट एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। कह रहे व्हेन चाइना क्लेम्स टू फाइंड कोविड ऑन एन इंपोर्टेड बनाना से इट इज प्रोबेबली जस्ट फाइंडिंग हार्मलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ द वायरस। अब कह रहे चाइना झूठ भी नहीं बोल रहा, बस ये थोड़े से हिस्टेरिकल हुए हैं। कह रहे जब चाइना ऐसा क्लेम करता है, ऐसा दावा करता है जो है पाने का कोविड को इंपोर्टेड बनाना पे, बाहर से मंगाए हुए केलों पे, कह रहा मान लीजिए ऐसा से कि ये प्रोबेबली सिर्फ फाइंड कर रहा है
बिना किसी नुकसानदायक हार्मलेस छोटे छोटे टुकड़ों को वायरस के। तो पूरा वायरस नहीं मिलता इसको, रास्ते में वो वायरस मर जाता है, उसके टुकड़े रह जाते हैं, टुकड़े लैब टेस्ट में आ जाते हैं। तो ये हार्मलेस फ्रेगमेंट्स ऑफ जो है ना वायरस को बस हिस्टेरिया में आकर के, पागलपन में आकर के वायरस बता रहा है और कहता है कि मुझे कोविड मिला है अब ऑस्ट्रेलिया से आए हुए केलों पे, है ना। चाइना की वर्ब है क्लेम्स, इट की वर्ब है इज फाइंडिंग। टेक्निकली यहाँ पे क्लेम्स टू हैव फाउंड होना चाहिए, जैसे इसने ऊपर लिखा है क्लेम टू हैव फाउंड, टेक्निकली ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन चलता है इंग्लिश में, बहुत सारे रूल्स आप देखोगे राइटर्स खुद ही ब्रेक करते रहते हैं बार बार, कुछ जाने में कुछ अनजाने में, सबके अपने अपने स्टाइल्स हैं, है ना। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। चलो आगे बढ़े। अब ये कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, मोस्ट के आगे द क्यों नहीं लगा हुआ। पहले वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, सरकारी ऑफिशियल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। देखो सरकारी ऑफिशियल्स के लिए दो वर्ड्स है अपने पास। पहला अच्छा वर्ड है मैंडरिन, ठीक है, और इसके आगे एस लगाया जाता है, ऑफिसर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैंडरिन्स का मतलब है बड़े बड़े सरकारी अधिकारी, पॉलिसी मेकर्स। और दूसरा वर्ड है ब्यूरोक्रेट्स, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है। तो स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, BEA, ठीक है, ब्यूरोक्रेट, है ना। मैं भी कंफ्यूज कर लेता हूं लेकिन आ जाती है दिमाग में। ब्यूरो का मतलब होता है टेबल, ब्यूरो का मतलब होता है टेबल, ठीक है, टेबल, है ना। ब्यूरो का मतलब होता है टेबल, और क्रेट का मतलब होता है आदमी, कोई इंसान जो टेबल के ऊपर बैठता हो। तो ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं, बड़े बड़े टेबल चेयर पे बैठने वाले बड़े बड़े अधिकारी, है ना। ऐसे ही वर्ड बना है, ब्यूरोक्रेट मतलब बड़ा अधिकारी, मैंडरिन मतलब बड़ा अधिकारी। तो ये दोनों वर्ड्स याद रखें, वन वर्ड्स हैं, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी है ब्यूरोक्रेट की। अब ये मोस्ट नाम के वर्ड पे आ जाओ। मोस्ट के आगे द लगेगा, अगर मोस्ट बात कर रहा हो क्या बनने की, एडजेक्टिव की, सुपरलेटिव डिग्री बनने की। और मोस्ट के आगे द बिल्कुल नहीं लगेगा अगर इसके इमीडिएटली बाद एक नाउन आ रहा हो, और मोस्ट उस केस में बात करेगा ज़्यादातर की। आपको सेंटेंस में देखना है क्या मीनिंग चाहिए। अगर ज़्यादातर वाला मीनिंग चाहिए तो मोस्ट के आगे द नहीं लगाना, और अगर सबसे ज़्यादा वाला मीनिंग चाहिए तो मोस्ट के आगे हमेशा द लगेगा, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, मोस्ट या द मोस्ट स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड गुड जॉब्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने सिक्योर कर लिया है अच्छी जॉब्स को। देखो यहाँ पे इसके बाद नाउन आ रहा है, ग्रामर के हिसाब से अब द मोस्ट नहीं आ सकता। द मोस्ट का मतलब क्या है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स, है ना। और द मोस्ट अक्सर एडजेक्टिव के पहले लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो इस केस में द मोस्ट बिल्कुल भी ना लगाएं, आप बताएंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो आप लिखेंगे मोस्ट स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नाउन अगर दिख जाए ना तो फिर पंगे लेने नहीं है, नाउन दिख गया तो द मोस्ट आएगा ही नहीं, ये बात श्योर है। द मोस्ट की जगह सिर्फ मोस्ट लगाएं बिना द के। वैसे ही प्लेटिनम इज वन ऑफ द मोस्ट या मोस्ट प्रीशियस मेटल्स। प्लेटिनम जो है दुनिया की सबसे प्रीशियस मेटल्स में से, सबसे कीमती धातुओं में से एक है। तो सबसे ज़्यादा कीमती धातुओं की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर कीमती धातुओं में से बात नहीं हो रही, सबसे ज़्यादा, है ना। तो द मोस्ट प्रीशियस मेटल्स लिखूंगा, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल्स, इस केस में द लगेगा। वैसे यहाँ देखो, मोस्ट या द मोस्ट रिच पीपल ट्रेवल बाय चार्टर्ड प्लेन्स, अगर आप यहाँ पे द को लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा रिच पीपल जो हैं, द मोस्ट रिच पीपल वो ट्रैवल करते हैं चार्टर्ड प्लेन से, अपने प्राइवेट प्लेन से। और देखो इस केस में आप बिना द के भी मोस्ट को लगा सकते हो। मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, इस तरीके से लिख दूँ, मोस्ट रिच पीपल, इसका मतलब पता है क्या होगा, ज़्यादातर अमीर लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं चार्टर्ड प्लेन्स के जरिए। यहाँ पे द मोस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री बनाएगा, और यहाँ पे मोस्ट जो है रिच पीपल नाम के नाउन फ्रेज के लिए अपने यूज़ करेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए नहीं, इस पूरे नाउन फ्रेज के लिए। दोनों ही तरफ से सेंटेंस बनता है, मीनिंग देखना है आपको, मीनिंग के हिसाब से जाना है। सबसे ज़्यादा अमीर लोग दुनिया में चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं, इसका मीनिंग ये हो गया। और इसका मतलब क्या है, ज़्यादातर अमीर लोग, सबसे ज़्यादा वाले नहीं, ज़्यादातर अमीर लोग दुनिया में प्राइवेट प्लेन से घूमते हैं। तो मीनिंग निकलेगा तभी सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की बात हो रही है, नाउन आया इसलिए मोस्ट लगाया गया है, और इस केस में भी ट्रांसमिशंस नाम के नाउन के लिए मोस्ट लगाया है, द मोस्ट नहीं लगाया। आगे बढ़े, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट्स की, उतने दिमाग में बैठेंगे। इसलिए बार बार रोज़ की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं रिपीट करता रहता हूँ। कह रहा बट इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स मेक फॉर गुड स्केपगोट्स, कह रहे लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ये मेक फॉर करते हैं, ये जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं अच्छे बलि के बकरों को। स्केप गोट आप देख चुके हो ना, ऐसा गोट जिसका कोई स्केप नहीं है, ऐसा बकरा जिसकी कुर्बानी होनी है ना, इस स्केप गोट, इसके आगे ई नहीं लगा हुआ बस, ठीक है।
तो कह रहा है कि ये जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं इनको बलि का बकरा बनाने के लिए बड़े अच्छे होते हैं, ये मेक फॉर बड़ा अच्छा जो बलि का बकरा है बनाए जाते हैं, ये अच्छे से बलि का बकरा जनरेट करते हैं। अब कैसे करते हैं? कह रहा है अंडर चाइनाज जीरो कोविड पॉलिसी लोकल ऑफिशियल्स आर पनिश्ड व्हेन एन आउटब्रेक अकर्स ऑन देयर वॉच। कह रहे चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी में स्थानिक अधिकारियों को, कलेक्टर और तहसीलदार को पनिश किया जाता है जब एक आउटब्रेक अकर होता है, जब फैलाव होता है अचानक से वायरस का, उनकी वॉच में, उनकी निगरानी में। ऑफिशियल्स की वर्ब है आर पनिश्ड पैसिव वॉइस में, आउटब्रेक की वर्ब है अकर्स एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कह रहा है इट प्रोबेबली हेल्प्स इफ दे कैन ब्लेम फॉरेनर्स। तो कह रहा है ये चीज़ थोड़ा हेल्प कर सकती है, ये चीज़ मदद करती है शायद अगर वो ब्लेम कर सकते हैं सारा मामला फॉरेनर्स के ऊपर, बाहर से आए हुए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो इसलिए इनको बलि का बकरा बनाया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मैंडरिन्स या ब्यूरोक्रेट्स ऐसा सोचते हैं कि कहीं हमें सजा ना मिल जाए चाइना में, तो वो बोल देते हैं कि केलों के ऊपर वायरस आया है, ऑस्ट्रेलिया से जो मंगाए गए थे या कोरिया से जो कपड़े आए हैं उस पर ब्लेम डाल देते हैं, दे कैन ब्लेम फॉरेनर्स। कह रहा है इंडीड चाइनीज ऑफिशियल्स एंड मीडिया हैव पुश्ड एन अनफाउंडेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी that the virus originated in America and was brought to Wuhan, the Chinese city where pandemic started by American soldiers। कह रहा है वास्तव में इंडीड चाइना के ऑफिशियल्स और वहाँ की मीडिया ने पुश कर दिया है एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें कॉन्स्पिरेसी की बात हो, मतलब आप यूँ बोलो जैसे कि अजीब सी बात बोलो, जैसे आप यूँ बोल दो कि चांद पे तो अमेरिका कभी गया ही नहीं, मेरे पास सबूत है इसका, धरती तो चपटी है, मेरे पास सबूत है। तो ऐसी उल्टी सीधी थ्योरीज को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। तो चाइना की ऑफिशियल्स और मीडिया ने पुश किया है एक अनवेरीफाइबल, एक झूठी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को, दैट वो ये कि वायरस पैदा हुआ था अमेरिका के अंदर और लाया गया था, वॉज ब्रॉट किया गया था पैसिव वॉइस में वुहान तक। ये वो चाइना की सिटी है जहाँ पे पैंडेमिक शुरू हुई थी और ये सारा काम किया गया था अमेरिका के सोल्जर्स के द्वारा। तो ऐसा चाइना के टीवी और अखबारों में चल रहा है कि अमेरिका के फौजी, समझ गए ना, अमेरिका से वायरस वुहान में छोड़ के चले गए। ऑफिशियल्स एंड मीडिया की वर्ब है पुश्ड, अनफाउंडेड आप जानते हो, बेसलेस, फाउंडेशनलेस, जिसका कोई आधार ना हो। वायरस की वर्ब है ओरिजिनेटेड और वायरस की वर्ब है वॉज ब्रॉट। ये है एक्टिव में और ये है पैसिव में। ओरिजिनेट का मतलब होता है कहीं पे पैदा होना, कहीं से आपका उद्गम होना, कहीं से किसी चीज़ का इमर्ज होना, ठीक है। पैंडेमिक की वर्ब है स्टार्टेड। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे आ जाओ, सेकंड लास्ट है। कह रहा है दिस लीड्स टू पैरानोइया। कह रहा है ये जो पूरा मामला है ना, ये लीड टू करता है पैरानोइया की तरफ, लोग इससे डर जाते हैं। अब पैरानोइया क्या होता है? आपने ऊपर वर्ड पढ़ा था हिस्टीरिया, उसकी एक बिगड़ी हुई बहन है पैरानोइया। देखो हिस्टीरिया होता है मोमेंटरीली, आपको जैसे आज आपका रिजल्ट आया या आपने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो घंटे 2 घंटे के लिए आप जो है पागल हो गए, है ना, घंटे 2 घंटे के लिए। लेकिन पैरानोइया क्या होता है? आपका वहमीपना जो परमानेंट आपके साथ में रहे। हिस्टीरिया की एक्यूट फॉर्म होती है, एक्सट्रीम फॉर्म होती है पैरानोइया। एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें या तो आप एक्सट्रीमली पॉजिटिव हो जाओ या एक्सट्रीमली नेगेटिव डिल्यूजन आपको आने लगे, या तो आपको लगे कि हर आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, या आपको ऐसा वहम हो जाए कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं भगवान हूँ। समझ गए ना? तो इसको बोलते हैं पैरानोइया। तो ये जो पूरा मामला है ना, इसने हिस्टीरिया को पैरानोइया बना दिया है चाइना की पब्लिक के अंदर। कह रहा है वीडियो शोज हेल्थ ऑफिशियल्स इन शंघाई मार्केट स्वैबिंग द लिप्स ऑफ अ लाइव काप। कह रहा है एक वीडियो में दिखाया जाता है कि चाइना के हेल्थ ऑफिशियल्स जो हैं शंघाई की मार्केट में स्वैब कर रहे हैं, स्वैब सैंपल ले रहे हैं, कोविड का टेस्ट ले रहे हैं, RT-PCR का, एक लिप से, होठों से, एक जिंदा काप नाम के इस जानवर के। तो कोई जानवर होगा काप, उसके होठों से, जिंदा काप है, उसके होठों से कोविड टेस्ट कर रहे हैं शंघाई की मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच। तो ऐसा पैरानोइया वहाँ पे हो गया है, उनको डर लगने लगा है हर चीज़ से, कहीं इसमें कोविड-19 का वायरस ना हो। वीडियो की वर्ब शोज हेल्थ ऑफिशियल किसी का सब्जेक्ट नहीं है, इसके लिए एडजेक्टिव आया स्वैबिंग। इट शोज हेल्थ ऑफिशियल स्वैबिंग द लिप्स ऑफ अ लाइव काप। ये एडजेक्टिव काम करेगा ऑफिशियल्स के लिए। कह रहे लास्ट ईयर द नेशनल हेल्थ कमीशन पब्लिश एडवाइस ऑन इम्पोर्टेड चेरीज। कह रहे पिछले साल नेशनल हेल्थ कमीशन ने पब्लिश कर दिया एक एडवाइस को, एक सलाह को, और किस पे? इम्पोर्टेड चेरीज़ पे, बाहर से आने वाली चेरी नाम के इस फ्रूट पे। तो ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें टीवी पे की जा रही हैं कि चेरी ध्यान से खाना, है ना, कोई जानवर खा रहे हो, चिमकादड़ विमकादड़ कहीं से पकड़ के लाओ तो उसको चेक कर लेना, उस पर कोविड-19 का वायरस ना लगाओ, ऐसी बातें वहाँ पे हो रही हैं। कमीशन की वर्ब है पब्लिश्ड, ये द लगा हुआ है, सरकारी एजेंसी है, इसलिए द नेशनल हेल्थ कमीशन, N बड़ा, H बड़ा और C बड़ा। एडवाइस एक ऐसा नाउन है जिसकी सिंगुलर और प्लूरल, जो सिंगुलर होता है जिसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। एन एडवाइस, 2 एडवाइसेस, 5 एडवाइसेस, ऐसा नहीं होता। कह रहा सिंस द वायरस इज रनिंग रैम्पेंट
in foreign countries, cherries cannot come out of the mud unsullied, said an expert on its website. कह रहे क्योंकि वायरस जो है रन कर रहा है रैम्पेंट अनकंट्रोलेबल फैशन में, है ना, वायरस खुला घूम रहा है दूसरी कंट्रीज में, चेरीज जो हैं वो भी मड से बाहर नहीं आ सकती, मिट्टी से बाहर नहीं आ सकती बिना किसी दाग के। अनसलिड का मतलब है स्टेनलेस, परफेक्टली स्पॉटलेस, एकदम प्योर। तो हर जगह वायरस घूम रहा है तो चेरी में भी मिट्टी से वायरस तो निकलेगा ही, चेरीज भी बाहर नहीं निकलेंगी बिना किसी वायरस के, है ना। कह रहा है ऐसा एक एक्सपर्ट ने बताया अपनी वेबसाइट पे, सेड एन एक्सपर्ट ऑन इट्स वेबसाइट। वायरस की वर्ब इज रनिंग, चेरी की वर्ब है कैन नॉट कम आउट ऑफ, और अनसलिड मतलब स्टेनलेस या स्पॉटलेस या प्योर, रैम्पेंट आप जानते हैं अनकंट्रोलेबल। कह रहा है सम गुड्स कम विद अ QR कोड दैट अ चाइनीज बायर कैन स्कैन इन ऑर्डर टू चेक इट्स कोविड टेस्ट रिजल्ट्स। कुछ ऐसे गुड्स भी हैं जो आते हैं QR कोड के साथ में, जिसको चाइना का कोई भी खरीदार स्कैन कर सकता है इस काम के लिए, चेक करने के लिए इसके फूड के कोविड टेस्ट के रिजल्ट्स को। तो फूड के ऊपर ही रिजल्ट लगा होगा, मतलब QR कोड होगा, अपना फ़ोन निकाल लो, उसको स्कैन करो पेटीएम से, है ना, और स्कैन करके देख लो उसका रिजल्ट क्या था, कितना उसमें वायरस पाया गया था इस खाने में जो आप खाने वाले हो। तो ऐसा पागलपन चाइना के पब्लिक और बाज़ारों में चल रहा है। गुड्स की वर्ब है कम विद, QR कोड आप जानते हैं बहुत इंडिया में बहुत फेमस है। चाइनीज़ बायर्स की वर्ब है, चाइनीज़ बायर की वर्ब है कैन स्कैन। चलिए इन ऑर्डर टू, इसका मतलब होता है इस मकसद से, है ना। इन ऑर्डर टू चेक का मतलब है इस मकसद से कि वो चेक कर पाए इसके रिजल्ट्स को। तो टू, इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, सो एज टू और विद अ व्यू टू, सबका मतलब है इस मकसद से किस काम को कर रहे हैं आप। तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू की जगह पे खाली टू भी लिख सकते थे, इन अ बिट टू भी लिख सकते थे, सो एज टू भी लिख सकते थे, लेकिन इनमें फ़र्क है, एक सिंपल सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इनके मीनिंग में फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना, ये थोड़ा सा भीड़ से अलग है। ये अपने बाद बेस फॉर्म नहीं लेता, ये चेक नहीं लेगा, ये लेगा चेकिंग, यानी कि वर्ब की ING फॉर्म, ठीक है। बाकियों के साथ में तो बेस फॉर्म लगनी थी, है ना, बेस फॉर्म लगनी थी, लेकिन विद अ व्यू टू ये अपने बाद वर्ब की ING फॉर्म लेता है। अगर इसको लगाया होता तो यहाँ पे चेकिंग आपको लिखना पड़ता। तो इनमें फ़र्क देख लेना, सिंपल सा फ़र्क है। आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे, अब इसका कंक्लूजन लेंगे। कह रहा द टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग ऑफ इम्पोर्ट्स एड्स कॉस्ट फॉर बिजनेसेस। कह रहे जो टेस्टिंग है और जो क्वारंटाइन करने का काम है इम्पोर्ट्स को, अब इंसानों को नहीं, वहाँ पे सामान को भी क्वारंटीन किया जाता है 15 दिन के लिए। कह रहा है ये जो काम है ना, ये कॉस्ट को, कीमत को बढ़ा देता है बिजनेसेस के लिए, ऐड कॉस्ट कर देता है। अब ये टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग दो जीरेंट्स हैं, इनको सिंगुलर वर्ब दी हुई है। ये पता कैसे हैं, सिंगुलर आइडिया बताने वाले जीरेंट्स हैं इसके हिसाब से। आपको पता होगा सिंगुलर आइडिया बताने वाले नाउन्स को, जो सिंगल आइडिया दिखाते हो, ऐसे कॉमन नाउन्स को अपने सिंगुलर वर्ब देते हैं, जैसे टाइम एंड टाइड, है ना। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर, कैरेज एंड कार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, है ना। वैसे ही टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग इसको सिंगुलर आइडियाज ने बताया है। कह रहा व्हेन अ गुड टेस्ट पॉजिटिव ट्रेड इट में बी हॉल्टेड। कह रहा है जब कोई भी चीज़, कोई भी गुड, कोई भी सामान पॉजिटिव टेस्ट करता है, उसका टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है, जो ट्रेड होता है इसके अंदर ये होल्ड किया जा सकता है, मे बी हॉल्टेड। ट्रेड की वर्ब है मे बी हॉल्टेड और गुड की वर्ब है टेस्ट। कह रहा है चाइना हैज़ नेवर शेयर्ड एनी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन फॉर हैविंग अडॉप्टेड सच रिस्ट्रिक्टिव एंड अनजस्टिफाइड मेजर्स। कह रहा है चाइना ने कभी भी शेयर नहीं किया है कोई भी साइंटिफिक जस्टिफिकेशन को, आधार को अडॉप्ट कर चुकने के लिए, हैव अडॉप्ट कर लेने के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्टिव या अनजस्टिफाइड मेजर्स को, ऐसे कदमों को जो बड़े ही पाबंदी भरे हैं, जिनका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चाइना ऐसा करता क्यों है किसी को पता नहीं है। कह रहा सेज द यूरोपियन यूनियंस डेलीगेशन टू चाइना, ऐसा यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन जो है, जो इनका प्रतिनिधि ग्रुप है, उनका ऐसा कहना है चाइना के अंदर जो है, जो चाइना में जो डेलीगेटेड है ना। चाइना की वर्ब है हैज़ नेवर शेयर्ड, हैविंग अडॉप्टेड यहाँ पे परफेक्ट जीरेंड है, अडॉप्ट कर चुकने के लिए। हैविंग अडॉप्टेड क्या बता रहा है, परफेक्ट जीरेंड फॉर्म में, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस काम को कर चुकने के लिए कोई जस्टिफिकेशन चाइना शेयर नहीं करता है। कह रहा है जॉर्ज वुडके, प्रेसिडेंट ऑफ EU चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना, ब्लेम्स वूडू साइंस फॉर द वे इंपोर्ट्स आर ट्रीटेड। कह रहे जॉर्ज वुडके जो हैं, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चाइना के अंदर, ये ब्लेम करते हैं किसको, अंधविश्वास को, वूडू साइंस को, स्यूडो साइंस को, विच क्राफ्ट को, और किसके लिए, इस तरीके के लिए जिसमें इंपोर्ट्स को ट्रीट किया जाता है। वूडू साइंस क्या होता है, ऐसा साइंस जो स्यूडो साइंस हो, बस आपने मान लिया और कह दिया कि ये साइंस में होता है, ऐसा होता नहीं है ना। इसको सुपरस्टिशन भी बोल सकते हैं, विच क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, आधा अधूरा साइंस। इंपोर्ट्स की वर्ब आर ट्रीटेड,
और वुडके साहब की वर्ब है ब्लेम्स। कह रहा अकॉर्डिंग टू हिम हिस्टीरिया इज स्टिल स्काई हाई। उनके हिसाब से हिस्टीरिया जो है, पागलपन जो है, अभी भी आसमान ऊंचाइयों को छू रहा है, स्काई हाई है चाइना के अंदर। हिस्टीरिया की वर्ब है यस। तो सिंपल सा आर्टिकल है, छोटे छोटे सेंटेंसेज है, लेकिन कुछ नई वोकैब, कुछ नए तरीके, नई कंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलती है, इसलिए ऐसे आर्टिकल्स को अपने लेते हैं। और वास्तव में काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी था। ऐसी चीज़ें हमारी मीडिया तो कवर ही नहीं करती है ना। चलो आज के क्विज पे आते हैं। अब जैसा आर्टिकल था वैसा ही क्विज है, सिंपल आर्टिकल सिंपल सा क्विज। फर्स्ट में आपसे पूछा है इन अ बिट टू के बाद में किस तरह के वर्ड को आप यूज़ करोगे। तो मैंने आपको बताया था इन अ बिट टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, विद अ व्यू टू, कैसे इनके बाद कौन सी वर्ब लगती है, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आपको लगाना है। लेकिन चेक कर लेना कौन सा वर्ड यहाँ पे कब लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा वर्ड यहाँ पे सेट बैठेगा। वर्ड का मीनिंग भी चेक करना है और ग्रामर को भी चेक करना है। सेकेंड वाले में आपसे पूछा है सेड टू, इज सेड टू, इसके बाद में कैसा इन्फिनेटिव आएगा। सेड टू अडॉप्टिंग, सेड टू अडॉप्टिंग, या हैव अडॉप्ट, या अडॉप्ट, या हैव अडॉप्टेड, है ना। तो आपको चेक करना है कैसा इन्फिनेटिव सेकंड वाले में आप यूज़ करोगे। थर्ड वाले में आपसे पूछा है मोस्ट और द मोस्ट में से क्या यूज़ करेंगे एक्सपर्ट से पहले। चौथे में आपसे पूछा है पैरानोइड, हिस्टेरिकल, अनफाउंडेड, या ऑल ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स, इन चारों में से कौन सा, या चारों के चारों कौन सा ऑल्टरनेटिव यहाँ पे फिक्स होगा अपने मीनिंग के हिसाब से। तो ये सारे मीनिंग्स आप ऑलरेडी जानते हो, पैरानोइड, हिस्टेरिकल और अनफाउंडेड क्या होता है। फिफ्थ में आपसे पूछा है रैम्पेंट नाम के वर्ड का सिनोनिम क्या होगा, ग्रेजुअल, अनबिडल्ड, मैनियक, या डेलिकेसी। और सिक्स में आपसे पूछा है ऐसा एक चीज़ या इंसान या कोई भी आर्टिकल जिस पे दूसरों की गलत चीज़ का ब्लेम डाला जाए, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दे रहा हूँ, ये वन वर्ड बिना ऑल्टरनेटिव के आपको बताना है, ठीक है। कोशिश करना एक सेंटेंस भी इसके ऊपर बना सको, वन वर्ड भी लिखना और एक सेंटेंस भी उसके ऊपर बनाना। तो 6 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, मेरे 6 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में। इसी वीडियो के नीचे जाओ, पिन कमेंट में आंसर्स हैं विद हिंट्स। मेरे आंसर से अपने आंसर को चेक करना, और मैं कम से कम 4 मार्क्स को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी से। कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। मुलाकात होगी कल की क्लास में। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें। कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, बैंकिंग का, एसएससी का, डिस्काउंट्स पे चल रहे हैं। प्राइसेस बढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ से, कोर्सेज का फ़ायदा ले सकते हो। ये नंबर है व्हाट्सअप, कोई भी क्वेरी हो डिस्काउंट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, ऐप को डाउनलोड करें कमेंट सेक्शन से। अंटिल देन साइनिंग आउट।